जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेशन होगा और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वनडे एग्जाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इस क्लास की PDF भी मिले जिससे कि आप इजीली पढ़ पाएँ, तो आप टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को भी, और वहाँ से आप इसकी PDF भी पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा गया है संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में। तो देखिए, हम जब संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान को हम मोटे तौर पर इसमें 3 पार्ट में पढ़ते हैं इसको। पहला तो इसमें हम देखते हैं भाग, क्या क्या होता है संविधान के अंदर। भाग होता है, फिर होती है हमारी अनुसूची होती है, और एक इसमें होते हैं हमारे अनुच्छेद। भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। भाग की अगर बात करें तो वर्तमान समय में 25 भाग हैं इसमें संविधान के अंदर। अनुसूची की अगर बात करें तो आज के टाइम में इसमें वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो लगभग 450 प्लस आपको यहाँ पर अनुच्छेद देखने के लिए मिलते हैं भारतीय संविधान में। तो हमसे पूछा गया है 8वीं अनुसूची के बारे में। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बात की गई है भाषा की। किसकी बात की गई है? भाषा की। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा है। और भाषा की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो भारत की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, अगर आपसे वो पूछा जाएगा तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है हिंदी। क्लियर है। और कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग को प्रधानमंत्री ने समाप्त करने की घोषणा किस वर्ष की थी। तो देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो योजना आयोग है, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, तो प्लानिंग कमीशन पहले हमारे यहाँ पर काम करता था, और वर्तमान समय में इसकी जगह पर अब इसकी जगह ले ली है किसने? नीति आयोग ने। किसने ले ली है इसकी जगह? नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली है। किसकी? योजना आयोग की। तो योजना आयोग पूछा गया है कि किस वर्ष वो समाप्त किया गया। तो 15 अगस्त के दिन 2014 में, तो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि योजना आयोग कब समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको समाप्त कर दिया गया 15 अगस्त 2014 को, और इसकी जगह पर योजना आयोग की जगह नीति आयोग को यहाँ पर लागू किया जाता है। और ये 1 जनवरी 2015 को भारत के अंदर नीति आयोग को लागू किया जाता है, या नीति आयोग यहाँ पर काम करना अपना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य का महाधिवक्ता कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो महाधिवक्ता जो कि राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, या राज्य सरकार का कह लो कि राज्य सरकार का जो वकील होता है एक तरह से, जो उसको संवैधानिक मामलों में सलाह देता है, तो वो कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। अब पूछा है कौन से आर्टिकल में है, तो ये आता है आर्टिकल 165 में। आर्टिकल 165 में बात की गई है महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता बनने के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट का जो जज होता है उसके जैसी इसकी योग्यताएं होनी चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता बनना है तो। अगर यहीं पर हम बात करें आर्टिकल 112 की, अनुच्छेद 112 में बात की गई है बजट की। देखिए, वैसे तो हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द मेंशन नहीं है। बजट शब्द की जगह यहाँ पर एक जो शब्द यूज़ किया गया है संविधान में, वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया जाता है किसके लिए? बजट के लिए। आर्टिकल 112 में बजट की बात की गई है। वहीं अगर हम आगे बात करें आर्टिकल 114 में, तो याद रखिएगा इसमें विनियोग विधेयक की बात की गई है। आर्टिकल 114 में किसकी बात की गई है? विनियोग विधेयक की। और आर्टिकल 111 संबंधित है वीटो। किसकी वीटो? राष्ट्रपति की वीटो पावर किसमें दी गई है? आर्टिकल 111 में। क्वेश्चन था महाधिवक्ता कौन से आर्टिकल में है, तो 165 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका गठन किया गया था 1993 में। 1993 में इसका गठन किया गया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है। कितना अध्यक्ष होते हैं? देखिए, मैं सभी में एक अध्यक्ष होते हैं। कोई भी अगर कोई संस्था बनती है, ज़्यादातर सब में आपको एक अध्यक्ष देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें सदस्य की बात की जाए तो इसमें 5 सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं किसके अंदर? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका गठन कब किया गया था? 1993 में किया गया था। इसी के साथ यहाँ पर अगर बात की जाए, ये जो 1972 का ईयर है, यहाँ पर ही हमारे देश में
याद रखना, ये एक कानून आया था, वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था वो कब आया था, वो 1972 में ही आया था। 1995 की अगर बात की जाए तो ये वही ईयर है जब भारत के अंदर लागू की गई थी, जिसको आज हम पीएम पोषण योजना के नाम से जानते हैं, वो लागू की गई थी। अब आपको मुझे ये बताना है कमेंट करके कि पीएम पोषण योजना का पुराना नाम क्या है, ये आप बताइएगा। ये स्कूल्स में लागू की गई थी, सरकारी स्कूल में आप देखेंगे कि वहाँ पर लागू की गई थी। अब नाम बताना है आपको कमेंट में क्या था। 1986 में हमारा आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में ही आया था। और इसी के साथ हमारा जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम है वो भी 1986 में ही आया था। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय आपातकाल, ये है राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी घोषणा कौन करता है? तो देखिए हमारे यहाँ पर भारत में 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है। पहले हम ये जान लेते हैं 3 तरह के आपातकाल कौन कौन से हैं। पहला लगता है आर्टिकल 352 के तहत, दूसरा लगता है 356 के तहत, और तीसरा जो लगाया जाता है वो है आर्टिकल 360 के तहत। तो आर्टिकल 352 में जो दिया गया है हमारा, उसमें जिक्र किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 356 में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, जिसे हम मिलिट्री शासन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा है हमारा आर्टिकल 360, इसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। तो वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में? 360 में। देखिए हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है, और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक केवल 3 बार लगा है, और वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक 1 बार भी नहीं लगा है। अब बात की गई है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय जो आपातकाल है इसकी घोषणा कौन करता है। तो देखिए चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपातकाल हो, इन सभी की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर है इतनी बात? लोकसभा अध्यक्ष को हम कहते हैं स्पीकर, ये भी याद रखिएगा। और राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक वो होता है राज्यपाल। प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो ये लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था। तो ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किस किस के? इब्राहिम लोदी और इसी के साथ बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर यहाँ पर जीत जाता है। ये युद्ध होता है 1526 में। तो 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। बाबर के द्वारा जो जीते गए और युद्ध है, इसमें एक इसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये किसके साथ हुआ था? ये भी बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था, इसमें भी बाबर की विजय हुई थी चंदेरी के युद्ध में। एक इसके साथ इसका हुआ था घाघरा का युद्ध, या घग्गर का युद्ध भी इसको कहा जाता है, घाघरा का युद्ध। ये भी हुआ था बाबर, ये भी बाबर का ही था। और यहाँ पर चंदेरी का युद्ध हुआ था 1527 में, ठीक है। और घाघर का युद्ध हुआ था 1530 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें बताना है अकबर के बचपन का नाम क्या था। देखिए अकबर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अकबर के बचपन का नाम पूछा गया है। अकबर को जाना जाता है अनपढ़ बादशाह के नाम से भी। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनपढ़ बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो अकबर को जाना जाता है। वहीं अकबर ने एक धर्म की शुरुआत भी की थी, और ये जो धर्म इसने शुरुआत की थी, इसको अपनाने वाला जो एक हिंदू था उसका नाम था महेश दास। और धर्म कौन सा था पहले तो ये भी पता होना चाहिए हमें। तो इसको जो अपनाने वाला था, ये जो धर्म था वो था दीन पनाह। कौन सा स्टार्ट किया था इसने? दीन पनाह। ये किसने स्टार्ट किया था दीन पनाह? तो ये किया था अकबर ने शुरू, और इसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू हुआ करता था महेश दास, ठीक है। और महेश दास ही इसी को कहा गया है बीरबल। महेश दास इसका नाम था बीरबल का। और इसी के साथ आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो हमने बीरबल देख लिया, बीरबल कौन था? बीरबल का नाम ही था महेश दास। बीरबल का नाम ही क्या था भाई? महेश दास था। इसी के साथ हमसे यह पूछा गया है अकबर के बचपन का नाम। तो अकबर के बचपन का नाम था जलाल, और अकबर का बेटा इसी का नाम था यहाँ पर सलीम। तो अकबर के बेटे का नाम सलीम और अकबर के बचपन का नाम था जलाल। अकबर की अगर बात करें तो अकबर ने ही अपने दरबार में आकर इसने ही किया था स्टार्ट किसको? तो ये शुरू करने वाला था अल्लाहू अकबर की शुरुआत की थी इसने। तो अल्लाहू अकबर जो कहा जाता है वो स्टार्ट करने वाला कौन था? ये भी अकबर ही था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है भारत का पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो हमने कल भारत के जो क्लास पढ़ी थी उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट जोन्स पढ़े थे ना भारत के, कहाँ कहाँ पर है। टोटल हमने देखा था कि भारत में 18 मंडल हैं रेलवे के, जिनके डिवीज़न है 73।
तो इसमें हमने देखना था, अब हमें बताना है इसमें पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो देखिए पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व और उत्तर वाली दिशा ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे हमारे यहाँ पर पड़ता है और इसका नाम है गुवाहाटी। कौन सा है? गुवाहाटी, जो कि मालेगांव में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मालेगांव या मालीगांव इसको कह देते हैं। तो मालेगांव गुवाहाटी क्या है? ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है। जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर ये हमारा यहाँ पर पड़ता है। ये कौन सी? ये नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। और अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम मध्य का, तो ये पड़ता है जबलपुर में। और मुंबई तो आपको बताइए ये क्या है? हमारा सेंट्रल रेलवे जोन है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो सीमांत रेलवे का हमसे पूछा था, यहाँ पर जो सही जवाब होगा मालेगांव गुवाहाटी होगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का। अब आपको कमेंट में बताना है कि दक्षिण तटीय रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन से देश में है? तो विश्व का सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ नेटवर्क है रेलवे का, वो हमें बताना है कौन से देश में है। तो देखिए सबसे नंबर 1 पर आता है USA यानी कि अमेरिका। अमेरिका का जो रेलवे नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है। इसके साथ सेकंड नंबर, जो फर्स्ट नंबर पे हमारा USA आता है, सेकंड नंबर पे आता है चाइना, और थर्ड नंबर पर आता है रूस, और फोर्थ नंबर पे आता है भारत। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एशिया में बताइए, एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है? तो एशिया में देखिए भाई चीन और भारत दोनों पड़ते हैं। तो चीन का जो नेटवर्क है एशिया में सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पे आता है भारत। लेकिन अगर पूछा जाए विश्व में, तो विश्व के हिसाब से भारत चौथे नंबर पे आता है और एशिया के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है रेलवे नेटवर्क के हिसाब से। देखिए कल जो हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो हम पढ़ रहे थे रेलवे पटरियों के बीच जो गेज है, इसकी जो हमने चौड़ाई देखी थी वो अलग अलग होती है। तो 3 तरह के गेज हमने देखे थे, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज। तो हमने जब ये कल पढ़े थे ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज, जिसमें मैंने आपको एक की लंबाई एक की चौड़ाई गलत बता दी थी। तो वहाँ पर हम इसको अभी ठीक करते हैं। देखिए ये जो ब्रॉड गेज है, इस ब्रॉड गेज की इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 1.676 मीटर होती है। कितनी होती है? 676 मीटर होती है ब्रॉड गेज की। ब्रॉड गेज की कितनी होती है? 676 मीटर होती है। फिर दूसरा है हमारा नैरो गेज। नैरो गेज की होती है हमारी 0.762 मीटर होती है। ये किसकी है? ये ब्रॉड गेज की है। यहीं अगर बात की जाए मीटर गेज की, तो मीटर गेज की होती है 1 मीटर। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहाँ से समझ में आया। इनकी ये वाली डिस्टेंस याद रखिएगा, जो इनकी चौड़ाई है ब्रॉड गेज की 1.676 मीटर, नैरो गेज की 0.762 मीटर और मीटर गेज की 1 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 ये किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 343 ये हमें बताना है किससे रिलेटेड है। तो देखिए आर्टिकल 434 इसमें बात की गई है भारत में बोले जाने वाली भाषा या भारत की राजभाषा की। तो आर्टिकल 343 जो है ये आता है संविधान के भाग 17 में। तो भाग 17 में बात की गई है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक यहाँ पर बात की गई है राजभाषा से संबंधित। और भारत की जो राजभाषा है उसका नाम क्या है? हिंदी। तो भारत में जो राजभाषा है भारत की उसका नाम है हिंदी। और याद रखिएगा भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत के अंदर क्या बोली जाती है? राजभाषा। और वो क्या है? तो उसका नाम है हिंदी। ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? ये भाषा से संबंधित है। नागरिकता की अगर बात की जाए तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में आती है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका जिक्र किया गया है? नागरिकता का। और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के विषय में बात की गई है। राष्ट्रभाषा की अगर बात करें तो देखिए भारत की राष्ट्रभाषा, मैंने ही बताया था कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा है नहीं, भारत के अंदर है राजभाषा जो कि हिंदी है। इसी के साथ ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता रिलेटेड है हमारी आर्टिकल 21 से, जो कि मौलिक अधिकारों के अंदर आती है। और मौलिक अधिकार यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते हैं। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी आपको PDF भी मिले तो आप टेलीग्राम लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।